Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter breathing and exchange of gases. वहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अब मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही टॉपिक रहता था. हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ लिए. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी वी हैव डन दैट. नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो हमारे ब्लड और टिश्यू के बीच में होती है. ओके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है सिंपल डिफ्यूजन से. प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसमें, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण. ओके, और ये किस पर डिपेंड करता है? गैसेस की कितनी सॉल्युबिलिटी है और थिकनेस कितनी है मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन उस पर डिपेंड करता है. प्रेशर जो कंट्रीब्यूट किया जाता है इंडिविजुअल से गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. ओके, जिसको PO2 कहेंगे. क्यों? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है और डिफ्यूजन होता है. तो पार्शियल प्रेशर जो इन गैसेस का है एटमॉस्फेरिक एयर में, तो 2 साइड्स ऑफ डिफ्यूज़न दी गई हैं 17.1 में और 17.3 में. ओके, तो डाटा जो टेबल का है वो हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया था कि कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू. ठीक है, एल्वेलाई, ओके, एल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू. तो कैसे प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू इसमें डिफ्यूजन होता है. ओके, तो ये तो मैंने पिछली बार भी आपको बता दिया था, टेबल डिस्कस कर लिया था. नाउ अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके थ्रू हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्लियरली समझेंगे. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है? ग्रेडियंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. जैसे ये ऑक्सीजन का डायरेक्शन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्शन ये दिया हुआ है. ओके, तो टिश्यू से ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वेलाई और ओके, और वहाँ से फिर वो एक्सेल हो जाता है. ओके, एक्सपीरेशन हो जाता है उसका. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 20 to 25 टाइम्स हायर है ऑक्सीजन से. सॉल्युबिलिटी कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 to 25% हायर है. किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी. कितना वो ब्लड में सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होके वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है. कहाँ से? टिश्यू से ब्लड जाएगा डीऑक्सीनेटेड, फिर एल्वेलाई के थ्रू होके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल हो जाएगी. ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर है 20 to 25% देन ऑक्सीजन. क्लियर? ये तो हो गई जानने वाली एक बात. तो इसमें क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज़ होगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे पर यूनिट है, वो डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का. जो डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का बहुत हायर है ऑक्सीजन की कंपेयर में. ओके, पर यूनिट जो डिफ्यूज़न का. तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है? 3 मेजर लेयर्स की बनी होती है, जो फिगर 17.4 में हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम इसका पूरा फंक्शन देख लेते हैं, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ओके, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये बॉडी टिश्यूज. क्लियर? सबसे पहले हम कहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ? यहाँ से ऑक्सीजन हमने इनहेल की. क्लियर? ध्यान से देखिए. फिर ये एल्वोलेयर का हमने टेबल में पढ़ा था. PO2 पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 mm पर Hg और कार्बन डाइऑक्साइड 40. इसमें दोनों इंस्पायर्ड एयर में.
ओके ओके। तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब होगी इसके अंदर। ओके, एल्वुलर एयर है, ये एक्सपायर्ड एयर में निकले। तो इंस्पायर हुआ एल्वुलर एयर में ऑक्सीजन 104 mm/Hg और कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर 40 mm/Hg। तो जब ये यहाँ पे इंस्पायर्ड एयर में ये दोनों चीज़ें आई, ओके, तो पर यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड जो है एल्वुलाई जो है, ये एल्वुलस बनाया है हमने, यूनिट बनाई है लंग्स में जो रहती है। तो ऑक्सीजन आई एल्वुलस के लंग्स के थ्रू, फिर ये पल्मोनरी वेन है जो हार्ट की, इसके थ्रू ये हार्ट में गई। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, सिस्टमेटिक जो ब्लड है ऑक्सीजन को कैरी करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन से भरा हुआ जो ब्लड है वो टिश्यू में पहुंचा। ओके, तो टिश्यू में पहुंचा तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, अपने इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। वो किसके थ्रू जाएगा, सिस्टमिक वेन के थ्रू। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या और भी कोई पॉल्यूटेड एयर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू जाएगी, सिस्टमेटिक वेन्स के थ्रू, फिर पल्मोनरी हार्ट के अंदर होती हुई, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से वापस एल्वुलाई के थ्रू होते हुए लंग्स के थ्रू हम इसको एक्सेल कर देंगे नोज के थ्रू। ओके, क्लियर हुआ। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बताया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एयर में, एल्वुलस में, फिर बॉडी टिश्यू में, फिर ब्लड में। तो इस तरह से हम इनहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन लेकर आया ब्लड, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, और वो टिश्यू के अंदर जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा बॉडी को। और जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेल करेगा पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टमेटिक वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वो एक्सपायर्ड एयर हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है, एल्वुलाई क्या होती है, साइट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। और ऑक्सीजन और कार्बन डाई एक्सचेंज होती है इन साइट पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, प्रेशर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। देखो ये PO2 40 mm/Hg, इसमें बताया है 45 mm। मेनली इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, इसमें यहाँ पे ये प्रेशर इसका रहेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इतना रहेगा। ओके, तो सॉल्युबिलिटी गैसेस थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है और डिफ्यूजन पे डिपेंड करती है। ओके, तो प्रेशर इंडिविजुअल गैस का कितना होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में पार्शियल प्रेशर को PO2 से और इसको PCO2 से। देखो यहाँ पे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 95 mmHg है, तो कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, और जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी 40 mmHg वाली, और रेजिडुअल के साथ निकलेगी 45 में। और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, जब आप इंस्पायर करोगे एयर तो अलग अलग रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना रहेगा, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करोगे, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी जो है दोनों ही रिलीज होंगी। पर जब आप इनहेल एक्सपायर करोगे, जब रिलीज करोगे, तो इसका पार्शियल प्रेशर होगा 40 mm/Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा पार्शियल प्रेशर 45 mmHg। और इसके अंदर कितना रहेगा, जब इंस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर देखो कितना ज़्यादा है, 95 पर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा 40 mm पर। तो मेनली क्या है, हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इसमें, क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा।
ऑक्सीनेटेड ब्लड एल्वेलाई के थ्रू होता हुआ ब्लड ऑक्सीनेट होगा, हार्ट के थ्रू होता हुआ वेन, फिर आर्टरी के होता हुआ टिश्यू में पहुंचेगा, और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिमेनिंग थी वो बाहर निकलेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन कम एक्सपायर होएगी। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम। तो ये प्रेशर का डिफरेंस है। और प्रेशर का हमने पहले ही बताया, सॉल्युबिलिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो 20 to 25% हायर है। ओके, तो जब प्रेशर जो है मेनली इंडिविजुअल गैस पे डिपेंड करता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में कितना पार्शियल प्रेशर है, PO2 फॉर ऑक्सीजन, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड देन टू एल्वेलाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम जैसे कह रहे थे 20 से 25 टाइम्स हायर है ऑक्सीजन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू पर यूनिट डिफरेंस में, और ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर की बनी होती है, वो तो आपको क्लियर हो गया। ये देखिए 3 लेयर की बनी हुई है डिफ्यूजन एयर। एक तो एपिथेलियम होता है, जैसा वो पता है जो बाहर स्किन होती है उसको किसकी बनी होती है, हमारी जो सबसे आउटर लेयर होती है, टिश्यूज़ की बहुत लेयर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को। जिन टिश्यू की बनती है उनका नाम होता है एपिथेलियम टिश्यू। तो आउटर लेयर इसकी भी एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। ओके, और फिर कैपिलरीज का, ये रही कैपिलरी का एंडोथीलियम आ जाएगा, ये ब्लड कैपिलरीज आ गई। फिर ये रेड ब्लड सेल आ गए, क्लियर, ये रेड ब्लड सेल आ गए। ये एल्वेलर वॉल आ गई, 1 सेल्ड थेरेपी एल्वेलर वॉल। ओके, तो ये कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें एक स्क्वायमस एपिथेलियम होता है और एक लोजामेंट मेम्ब्रेन होती है, सिंगल लेयर होती है एंडोथीलियल सेल की कैपिलरीज की बीच में जो है, जिसकी टोटल थिकनेस बहुत कम होती है मिलीमीटर में। तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में फेवरेबल हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई, क्लियर। तो ये रहा एल्वेलर कैप, ये एयर आपके अंदर आई, ये एल्वेलर कैविटी, और फिर यहाँ से ये क्या था, एल्वेलाई टू ब्लड टू टिश्यू, फिर टिश्यू से ब्लड टू एल्वेलाई। ओके, इस तरह से जो हमने यहाँ पे जो ऊपर वाले डायग्राम में ये हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा है, ब्लड टू एल्वेलाई टू ब्लड, ओके, ब्लड टू टिश्यू, और इसका अपोजिट डीऑक्सीजनाइज्ड टिश्यू टू ब्लड टू एल्वेलाई, क्लियर। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसका देखो प्रेशर भी पीछे वाले पेज में मैंने कल बताया था आपको, देखो पार्शियल प्रेशर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, रेस्पिरेटरी गैस का, ऑक्सीजन का, एल्वेलाई का इतना है। तो ये सब प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ये डिफ्यूज़न होता है। एल्वेलाई से ब्लड, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का इतना है, ऑक्सीनेटेड का इतना है, टिश्यूज़ का इतना है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3, एल्वेलाई का 40, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का 45, ऑक्सीनेटेड ब्लड का 40 और टिश्यू का 45, क्लियर। तो ये मैकेनिज़्म बहुत इजी है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इस तरह से हम इसको क्लियरली हम समझ गए अब किस तरह से ऑक्सीजन क्या है। हमने पहले तो डायग्राम समझा कि लंग्स क्या है, पर किस तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, वो कैसे एनर्जी ऑक्सीजन हमें चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, जिसके कारण एनर्जी डेवलप हो हमारे अंदर, ओके, टू एक्टिवेट एनर्जी। तो वो कैसे होता है वो भी हमें इस मैकेनिज़्म से क्लियर हो गया है। ओके, ये देखो अब नेक्स्ट हम इसका देखेंगे टॉपिक, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
तो ब्लड वो मीडियम है ट्रांसपोर्ट का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल कैरी करता है। ओके, 97% कौन कैरी करता है? रेड ब्लड सेल। इसीलिए आप देखोगे जिनके जो एनेमिक होते हैं उनको सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आरबीसी कैरी ऑक्सीजन। अगर रेड ब्लड सेल की कमी है, यू आर एनेमिक, तो जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, उसकी कमी हो जाती है एनीमिया में। तो 97% आरबीसी कैरी करते हैं ऑक्सीजन और 3% ऑक्सीजन कैरी करते हैं, डिजॉल्व स्टेटमेंट रहती है प्लाज्मा के थ्रू। ओके, और 20 to 25% CO2 भी आरबीसी ट्रांसफ़र करता है और 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के थ्रू होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू होती है। ओके, CO2 की बात कर रहे हैं। 20 to 25% आरबीसी के थ्रू होता है और 70% बाइकार्बोनेट। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर्ड आयरन होता है, पिगमेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में और ऑक्सिक हीमोग्लोबिन बनाती है। ओके, हीमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ओके, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और उसके जो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इट इज सो इम्पॉर्टेंट। ओके, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो बाइंडिंग जो होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, ये पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है ऑक्सीजन के। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर जो है दूसरे फैक्टर हैं जो इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। किसकी? हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को ऑक्सीजन के साथ कौन अफेक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ठीक है, तो सिग्मोइड कर्व बनाया, इसमें परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन बताया गया। इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है बाइंडिंग पे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन साथ, उसके बारे में बताता है ये डिसोसिएशन कर्व, कि कब ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से। अब एल्वेलाई जो है जहाँ पे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है और लो टेम्परेचर है, वहाँ पर क्या है? फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। कहाँ पे? एल्वेलाई में। ठीक, ये सारी कंडीशंस कहाँ पे हैं? एल्वेलाई में फेवरेबल कंडीशन जो है हीमोग्लोबिन के लिए, जितनी फेवरेबल कंडीशन है वो एल्वेलाई में। पर टिश्यू में क्या है? टिश्यू में इसका अपोजिट हो जाता है। टिश्यू में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लो हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। तो द कंडीशंस आर किसके लिए फेवरेबल हो गई टिश्यू में? डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएट हो गए, अलग हो गए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी। तो इससे पता लगता है कि ऑक्सीजन कब बाउंड होती है हीमोग्लोबिन से? लंग सरफेस से। हमने बोला ना कि एल्वेलाई में फेवरेबल कंडीशन होती है बाइंडिंग की, और डिसोसिएट कहाँ पर होती है? टिश्यू में। जब 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है तो 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू में जाती है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। तो ये देखिए, हमने पार्शियल प्रेशर बताया है और सेचुरेशन बताया हीमोग्लोबिन का, ये बढ़ रहा है एल्वेलाई में है, तो फिर उसके बाद इसका प्रेशर, ये सेचुरेशन आ गया। तो एल्वेलाई जो है वो एसोसिएशन के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन में होएगा। कहाँ पर? एल्वेलाई में। एल्वेलाई में फेवरेबल कंडीशन होती हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। ओके,
जबकि टिश्यू में क्या हो जाता है, कैसी कंडीशन होती है कि ये अलग अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ओके, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो ये तो कंडीशन आ गई जो रिस्पॉन्सिबल है। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन कैरी करता है तो उसको बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ये 20 to 25% करीब होता है। ये पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। PCO2 हाई होता है और PO2 लो होता है टिश्यू में। ठीक है, जैसा भी हमने पढ़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग ज़्यादा होगी टिश्यू में, ज़्यादा बनेगा क्या, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। टिश्यू में कार्ब हीमोग्लोबिन बनता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वेलाई में ज़्यादा बनता है। ओके, और ऑक्सीजन लो होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अकस। जो कार्बन डाइऑक्साइड लो है और इसमें हायर है तो इसमें उल्टा होगा, एल्वेले में इसमें डिसोसिएशन होगा, जस्ट अपोजिट। क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो डिसोसिएशन हो जाएगा। किसका डिसोसिएशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन हो जाएगा, है ना। डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन टिश्यू में। और इसमें क्या था, डिसोसिएशन होएगा टिश्यू में और एल्वेलाई में ये इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेम जो हम बता रही थी, लिखा कार्ब एमिनोग्लोबिन टेक्स प्लेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाउंड है हीमोग्लोबिन से, टिश्यू से डिलीवर होएगी एल्वेलाई में। तो आरबीसी में हाई कंसंट्रेशन होता है एंजाइम का, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, माइन्यूट क्वांटिटीज़ प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। तो ये एंजाइम फैसिलिटीज़ से ये रिएक्शन होता है बोथ डायरेक्शन में। तो ये जो डिसोसिएशन वाला था, एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेस से बाइकार्बोनेट बना, फिर कार्बोनिक हाइड्रेट से ये कार्बोनेट बना, फिर बाइकार्बोनेट। तो ये रिएक्शन हुआ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई था कैटाबॉलिज्म के कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, डिफ्यूज़ हो गई ब्लड में, आरबीसी और प्लाज्मा में, और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और कार्बोनेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो एल्वेलर साइट में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लो होती है, इसीलिए रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैप्ड है, बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट बन के अपोजिट डायरेक्शन में चली गई एट द टिश्यू लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल एल्वेलाई में ज़्यादा होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुई एल्वेलाई में एंड रिलीज आउट एज CO2। ओके, ऐसे करके वो ट्रांसफ़र हुई, जो कि हमने पहले भी बताया है किसमें, फिगर 1754 में। तो CO2 कैसे ट्रैप्ड हुई, बाइकार्बोनेट टिश्यू लेवल पे एज बाइकार्बोनेट ट्रैप हुई, और फिर ट्रांसपोर्ट हुई एल्वेलाई और रिलीज आउट हो गई। तो ये हर 100 ml में डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हुई एल्वेलाई में।
इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए इसी डायग्राम में हमने बताया था, एक बार आपको फिर बता देती हूँ। ये 17.4 को ही ये डिस्कस कर रहा है इस तरीके से। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर ट्रांसपोर्ट हुई और ये एल्वेलाई के थ्रू बाहर निकल गई। ओके, सिस्टमेटिक वेन्स के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में। तो बाइकार्बोनेट से वो कार्बोनेट में चेंज हो गई थ्रू एट द टिश्यू लेवल। ये रहा, ट्रांसपोर्टेड टू एल्वेलाई और रिलीज्ड कैसे हुई? एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेगुलेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन का? रेगुलेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन का? आप देखोगे ह्यूमन बीइंग जो है, सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है मेंटेन करने, और मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिथम होता है बॉडी टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए। तो एक रेस्पिरेटरी, एक सांस लेने की प्रक्रिया चलती है, ले रहे हैं, है ना, एक रिदम होता है, जैसे हार्ट बीट का एक रिदम होता है, ऐसे ही एक रेस्पिरेटरी रिदम हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चलता है, जो कि ब्रेन से किया जाता है। ओके, यू नो दैट एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू अवर ब्रेन। ब्रेन सिग्नल देता है, इसीलिए सारी बॉडी वर्क करती है। तो इसमें स्पेशलाइज सेंटर होता है मेड्यूलर रीजन में, जिसको बोलता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए। एक और सेंटर प्रेजेंट है पॉन्स रीजन है ब्रेन के, जिसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो कि मॉडरेट करता है फंक्शन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है उसको मेंटेन करता है उसकी रिदम को। ओके, मॉडरेट रखता है, ना कम रखता है ना ज़्यादा, सही रखता है बिल्कुल। तो कुछ न्यूरल सिग्नल्स जो है ना, आपको पता होगा न्यूरॉन्स होता है हमारे ब्रेन्स के अंदर, उनसे जो सिग्नल आते हैं उनको न्यूरल सिग्नल बोलते हैं। इस सेंटर से आते हैं, जो रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन की, इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन रेट और रेस्पायरेट को वो कम ज़्यादा करते रहते हैं। ओके, तो एक केमो सेंसिटिव एरिया भी होता है रिदम सेंटर के, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट करता है फंक्शन को, और रेगुलेशन कौन करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए बहुत सेंसिटिव है। तो जैसे ये ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में से, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बढ़ गई तो एक्टिवेट करता है सेंटर को, और वो किसको सिग्नल देता है? रिथम सेंटर को। केमो सेंसिटिव सेंटर जो है वो किसको देता है सिग्नल? ये देखो, केमो सेंसिटिव एरिया जो है वो सिग्नल देता है रिथम सेंटर को कि आप नेसेसरी जो चेंजेस हैं वो करें, नेसेसरी एडजस्टमेंट करें। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है, इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या होता है? सब्सटेंस को हटाया जाता है, उसमें जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, ठीक है, नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है कि भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी बॉडी में ज़्यादा हो गई है तो उसको बाहर निकाला जाए, इस तरह से उसका प्रेशर एडजस्ट किया जाए, जो उसके रिथम जो है उसको मॉडरेट किया जाए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के थ्रू। रिथम सेंटर सिग्नल मिलता है और वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है, जिस कारण इन सब्सटेंसेस को निकाला जाए। तो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड होते हैं इसके लिए, आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी, जो रिकॉग्नाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सेंटर, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को, और नेसेसरी सिग्नल देते हैं रिथम सेंटर को रीमेडाइल एक्शन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन क्या क्या रोल है? रेगुलेशन करती है। जो रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है रेगुलेशन करती है रेस्पिरेटरी रिथम को, वो इनसिग्निफिकेंट, मतलब उसका पूरा प्रोसेस हम नहीं कह सकते पूरा ऑक्सीजन का ही रोल है। तो उसके कंसंट्रेशन को कौन डील करता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर।
तो रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो उसको नॉर्मल करेगी ही। उसका जो क्या रोल है कि भाई उसको आपकी जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड को उसको नॉर्मलाइज करना। तो इस तरह से हम जानेंगे कि ये देखिए आयोटिक आर्च और तो उसका चाहे ऑक्सीजन रेगुलेशन का रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको वो बदल नहीं सकता, उसका रोल इतना बड़ा नहीं है ऑक्सीजन का, पर रोल ये है ऑक्सीजन का इसमें कि हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा रहे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम एक्सेल कर दें। बस इतना ही रोल है ऑक्सीजन का। बाकी कौन किसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का बताना, केमोसिंथेटिक एरिया का ये सिग्नल देते हैं। और कौन देता है, आयोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, ये भी सिग्नल देते हैं किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के बारे में बताते हैं रिदम सेंटर को कि इनका जो है कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो हमें उसको कैसे रेगुलेट करना है। और ऑक्सीजन का लो हो गया तो इसमें ऑक्सीजन का रोल नहीं है, मेन रोल इसी का है रिथमिक सेंटर का और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का। ओके, तो इस तरह से रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन में। अब है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या डिसऑर्डर्स होते हैं रेस्पिरेशन में, पहला तो अस्थमा आपने सुना ही होगा कि अरे उसमें सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है, सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जलन दर्द होता है ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स में, है ना। लंग्स में हमने पढ़े ना ब्रांचेस जैसे ब्रोंकियोल और ब्रोंक्यूल्स। फिर है इम्फेसेमा, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वेओलर वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कम हो जाती है। सिगरेट स्मोकिंग के कारण जितना डिफ्यूज़ होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस से ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेटरी सरफेस ही जो है डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाता है रेस्पिरेशन का हमारा जो एक तरह से कह लो डिफ्यूज़न का जो एरिया है वही। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग में या माइनिंग में तो वहाँ बहुत डस्ट होती है, तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो कोप अप नहीं कर पाता उस सिचुएशन से। जैसे आप ही कहीं मार्केट में पहुँच गए या आप ड्राइव कर रहे हो, आगे कोई ट्रक है और खूब पॉल्यूशन आ रहा है, तो क्या आप कोप अप कर पाओगे उसके साथ, नहीं कर पाओगे, वहाँ से हटना पड़ेगा। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है एक लिमिट तक तो कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या कोई और पॉल्यूशन से डील कर सकता है, पर एक लिमिट से ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का है वो कोप अप नहीं कर सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता। और लॉन्ग एक्सपोजर से क्या होता है, जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और टिश्यूज़ में छेद हो जाते हैं, पेन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दर्द हो जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं और सीरियस लंग डैमेज हो जाती है। इस कारण यहाँ पे वर्कर्स को कहा जाता है कि हमेशा मास्क पहन के रखो जिससे कि कम से कम पॉल्यूटेड एयर और उसके साथ कोल पार्टिकल्स हैं या स्टोन पार्टिकल्स हैं वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं आपके नोज़ के थ्रू आपके लंग्स में नहीं जाए। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे तो पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। सो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।